डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक है फ्यूल सेल और दूसरा होगा कोरोजन। तो सबसे पहले फ्यूल सेल करते हैं। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं वो आप पहले नोट कर लीजिए। द सेल इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड एज फ्यूल सेल। तो इस फ्यूल सेल में हम जो एग्जांपल लेंगे वो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है, विच इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से अगर वाटर बनता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिस सेल में, तो वो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इस सेल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले कि वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जो आपने पहले पढ़ी है, तो उसमें आपने क्या नोटिस किया था कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होती थी और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर प्रोड्यूस होती थी। तो इसका उल्टा आप सपोज कीजिए कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाएंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इसके अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो कैथोड से और हाइड्रोजन जो है वो एनोड से कंबाइन करके वाटर बनाएंगे इस टाइप के सेल में। तो ये होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं कार्बन के, इनकी पोरस नेचर होती है और इस कंटेनर में यहाँ से एनोड वाली साइड से हाइड्रोजन और कैथोड वाली साइड से ऑक्सीजन बबल की जाती है, मतलब इसमें डाली जाती है। और यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी हमें ऐड करना पड़ता है, वो NaOH या KOH हो सकता है। तो इसमें OH नेगेटिव जो हैं उनका रोल रहेगा और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमें बनाना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप के सेल को बोलेंगे फ्यूल सेल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिएक्शन समझनी है कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पर। तो रिएक्शंस देखते हैं। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लेंगे और इसमें क्योंकि OH नेगेटिव तो है ही, OH नेगेटिव और बनेगा क्या, वाटर। और एनोड पर क्या होने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कि उसका ऑक्सीडेशन। और अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, अभी आप कैथोड वाली रिएक्शन को देख लीजिए। कैथोड पर क्या है, हमने लिया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और इसमें इस तरह से ये वाटर और प्लस इलेक्ट्रॉन हम इसमें डालेंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें शो करना है, कैथोड पर रिडक्शन होती है और बनेगा क्या, OH नेगेटिव। जैसे आपने पहले दो सेल्स में, मरकरी सेल में और निकल कैडमियम वाले सेल में देखा था कि OH आयन इधर कंज्यूम होते थे और उतने ही फिर प्रोड्यूस होते थे। तो इस रिएक्शन को मैं पहले बैलेंस करता हूँ, उसके बाद फिर उसको कर लूँगा। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 1 है, तो ये ओड नंबर से बैलेंस नहीं होगी, तो हम इसको भी 2 कर लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गई, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। तो 4 नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव। तो हाइड्रोजन तो पहले ही बैलेंस हो चुका है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का तो इसमें गेन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस दिखाएंगे इसमें, ताकि वो दोनों रिएक्शंस इस तरह से हों कि लॉस और गेन इक्वल नज़र आए। तो ये 4 नेगेटिव है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 नेगेटिव कर लेते हैं। और 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से 4 कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो जाती है और यहाँ पर भी 4 और 4 कितनी हो जाती है, 8 हाइड्रोजन हो जाती है। और ऑक्सीजन भी बैलेंस है और चार्ज भी 4 नेगेटिव और इधर क्या है, 4 नेगेटिव। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन होंगी और इस तरह से ये फ्यूल सेल जो है वो वर्क करेगा। तो इसमें आपको एक तो रिएक्शन लर्न करनी है, इसके अलावा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे नोट कर लेते हैं। इस फ्यूल सेल में आगे आपको नोट करना है इसका एडवांटेजेस। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, एक तो है द सेल रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट आर सप्लाइड। इसका मतलब है कि जितना देर आप रिएक्टेंट सप्लाई करते रहेंगे सेल रन करता रहेगा, मींस कि इसका लॉन्ग लाइफ होता है और ऐसी कोई शॉर्ट लाइफ वाला नहीं है। और सेकंड पॉइंट है इट इज़ हाईली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। थ्योरेटिकली तो 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में 60-70% होती है।
फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन प्रॉब्लम, इसमें कोई पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई बर्निंग इस तरह से नहीं हो रही है कि जिसमें कोई पॉल्यूशन प्रॉब्लम आए। और थर्ड पॉइंट है वाटर प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है तो उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इस सेल में कुछ और भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि ये फ्यूल सेल वाज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स इन अपोलो स्पेसक्राफ्ट, तो स्पेसक्राफ्ट में भी ये फ्यूल सेल यूज़ किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। और एक और पॉइंट आपको ज़रूर नोट करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसमें हाइड्रोजन की जगह पर और कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें मीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, मीथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्यूल सेल के बारे में ये कुछ पॉइंट्स और एडवांटेज आपको लर्न करनी है और जो रिएक्शंस पहले बताई हैं वो ज़रूर करनी है। एक आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, जो मैंने एफिशिएंसी के बारे में बताया था, एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है जो आपने +1 में पढ़ा होगा। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो है वो ΔG/ΔH होता है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है मेटल का ऊपर का सरफेस खराब होना, जैसे कि रस्टिंग होती है। तो कोरोजन होता क्यों है? मेटल के सरफेस के ऊपर अगर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है या अदर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, जो पॉल्यूशन वाली गैसेस होती हैं, तो उनसे रिएक्शन करके मेटल का सरफेस ऊपर का ख़राब हो जाता है। तो इसी को उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और जो इस तरह के कंपाउंड बन जाता है, जैसे कोई ऑक्साइड बन गया हो जो कि ख़राब करता है मेटल के सरफेस को, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए पहले, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू सम अनडिजायरेबल कंपाउंड जैसे कि ऑक्साइड बाय रिएक्शन विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो अगर ये मेटल का ऊपर का सरफेस है तो इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जैसे कि अगर हम आयरन का एग्जांपल लें तो आयरन के साथ जब ये सब चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो वो यूजुअली आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, या दूसरे मेटल्स के केस में जनरली उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। आयरन के लिए पर्टिकुलरली रस्ट बोलते हैं और इस पर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो ये मेटल का किसी और अनडिजायरेबल कंपाउंड, मतलब कि जो नहीं बनना चाहिए था, वो अगर बन जाता है बाय रिएक्शन विद मॉइस्चर, एयर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो इसको बोलते हैं कोरोजन। तो आपको ये भी देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, मतलब ये कोरोजन जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है, किन वजह से कोरोजन जो है वो जल्दी होता है। यूजुअली ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, तो वो इजीली कोरोडेड हो जाते हैं, मतलब कि उनको जंग जल्दी लगता है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो उनका कोरोजन नहीं होता है, उनका सरफेस एयर और मॉइस्चर से ख़राब नहीं होता। और दूसरा पॉइंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। जिस मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी वो एयर मॉइस्चर से जल्दी रिएक्ट कर जाता है और उस तरह से उसका सरफेस जल्दी ख़राब होता है। जो 100% प्योर अगर आयरन है तो उसका रस्टिंग होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, नेग्लिजिबल हैं। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी रस्टिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है, मतलब कोरोजन जल्दी होता है। और कोरोजन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और एयर में ऑक्सीजन है क्योंकि जनरली वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये सब मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही होता है क्योंकि एक सॉल्वेंट, एक लिक्विड उसमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। तो उस तरह से मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। जहाँ ड्राई एयर्स चलती हैं जिस एरिया में, वहाँ पर आयरन की रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाती। और अगला पॉइंट है स्ट्रेन एंड स्क्रैचेस इन मेटल। मेटल के सरफेस में कहीं स्क्रैचेस हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे कहीं कट लग जाए तो वहाँ पर मॉइस्चर ठहर जाता है और वहाँ पे एक सरफेस, एक जगह बन जाती है जहाँ पर ये चीज़ें जल्दी रिएक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हों तो वहाँ पर क्या होता है, मेटल का कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। और अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
अगर वाटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड या कोई दूसरे आयंस प्रेजेंट हैं, तो उस केस में मॉइस्चर में अगर इस तरह से प्रेजेंट हैं ये आयंस, तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आयरन की रस्टिंग जो होती है, जो आप आगे पढ़ेंगे, वो Fe का Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद ही रस्टिंग होती है। और अगर कोई कटायंस प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेते हैं और रस्टिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, आयरन रस्ट फास्टर इन सैलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि ये सैलाइन वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो कोरोजन के बारे में आपने इसका डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन पढ़ लेने हैं और उसके बाद समझना है कि कोरोजन होता किस तरह से है। इसके लिए हमें थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इससे आपको समझ में आएगा कि आयरन की जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। तो इसको देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मेटल का सरफेस अनइवन है तब ये रस्टिंग की प्रोसेस ज़रा जल्दी हो जाती है। तो इसमें मैं इस तरह से ये मेटल का एक सरफेस बना देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मेटल में इस तरह से एक कर्व आ गई है, एक जैसे डेंट पड़ जाता है किसी मेटल की शीट में। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉइस्चर यहाँ पर ठहर सकता है और ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर में भी डिज़ोल्व होती है, प्लस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस तो प्रेजेंट होती ही हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल का जो कर्व्ड सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक एज एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। तो इस तरह से वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जो साइड वाला एरिया है जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, तो वो क्या होता है, एज ए कैथोड बिहेव करता है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। तो इसमें आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन को स्टडी करना है। तो पहले हम एट एनोड की रिएक्शन जो लिखते हैं, तो वो तो आपको पहले से ही पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो वो गेन कोई करेगा तभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। तो वाटर में H पॉजिटिव आयन तो होंगे ही होंगे। तो H पॉजिटिव आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H में। तो ये H जो है, H तो स्टेबल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ये 2H हैं तो यहाँ ये पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, 4 हो जाते हैं। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा कि ये 4H हैं तो यहाँ पर तो 1H है, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4H जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या है, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2H2O। तो इस तरह से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन आ जाएगी। आपको चेक कर लेना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। ये 4H पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज 4 है और नेगेटिव चार्ज भी 4 ही है, तो चार्ज 0 है, इस साइड भी 0 है। और हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये रिएक्शन जो है कहाँ हुई है, ये कैथोड पर हुई है, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन है। तो ये मैंने एनोड की रिएक्शन लिखी थी, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कैथोड की रिएक्शन। तो कैथोड की रिएक्शन क्या आई है आपके पास, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2H2O, इस तरह से। तो आपके पास अब एनोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है, और आपको ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो इसको क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया जा चुका है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 2Fe प्लस क्या है, ये 4H पॉजिटिव हैं, प्लस क्या है, O2 है, और ये 2Fe2 पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर क्या है, ये 2H2O।
जो एरो से लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में और राइट वाले राइट साइड में, इस तरह से आपको ऐड करना है। तो आपको चेक कर लेना है कि इसमें बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 4H पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज 4 है, इधर भी 4 ही है, और Fe2 है, इधर भी Fe2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है कि Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। जब Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो यहीं से रस्टिंग की शुरुआत होती है, लेकिन वो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। इस रिएक्शन के बाद आप आगे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा Fe से, तो वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फिर रस्ट बनाएगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो आगे एक रिएक्शन होगी, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe2O3, जो रस्ट का फार्मूला होता है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होंगी। और क्योंकि जो रस्टिंग होती है वो H पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, तो H पॉजिटिव आयन इसमें यूज़ होते हैं और उसी तरह से फिर वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। अब क्या है कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप एक बात याद रखिए कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ 3 है ऑड नंबर, तो इसको इवन नंबर करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे बैलेंस जो है वो ईजिली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe4 हो जाएंगे, फिर आप Fe यहाँ पर 4 कर देंगे। Fe4 होने से चार्ज इधर 8 पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर आप इधर H पॉजिटिव में भी क्या करेंगे, 8 पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। और 8H होने की वजह से यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, 8H कर देंगे। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन 4 + 2 6 हो जाएगी, और इधर तो 6 है ही। तो इस तरह से Fe2 पॉजिटिव एयर मीन्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आयरन ऑक्साइड फिर फर्दर कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 XH2O बना देता है। तो इसी को रस्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं जो आपको नोट कर लेनी है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रस्टिंग की पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए सभी रिएक्शंस को। आगे आपको समझना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन जो हो जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या मेथड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके ऊपर एक कोई फिल्म ऐसी लगा देते हैं, जिससे कोई लेयर लगा देते हैं जिससे मॉइस्चर या ऑक्सीजन वगैरह उसके कांटेक्ट में ही ना आए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बाई पेंटिंग द सरफेस या बाई कोटिंग विद फिल्म ऑफ ऑयल या ग्रीस, उससे कोटिंग कर सकते हैं, या बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद, इस तरह का कोई मेटल हो, निकल या क्रोमियम, जिन पर कोरोजन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि मेटल को एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए। और दूसरा है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, बाई कवरिंग द विद थिन फिल्म ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं इन कंपैरिजन टू आयरन। तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाता, वो उल्टा गेन कर लेता है। तो इस तरह से ये उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये खुद मेटल के सरफेस के ऊपर से ख़राब हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन मेटल जो है, आयरन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। तो इसको बोलते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, कि उस लेयर ने, इस दूसरे मेटल ने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ये आपको ज़रूर समझना है, एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए जनरली यूज़ होता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में कुछ इस तरह से अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होते हैं जिनको रस्ट से बचाना होता है ज़मीन के नीचे। तो उसको क्या करते हैं, किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, किसी वायर से उसको ऐसे टाई अप कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, वो एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू आयरन, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा।
और ये इसमें Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मींस कि आयरन की जो रिएक्शन है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाली वो नहीं हो पाएगी और रस्टिंग से ये उसको बचा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं। तो उसका आंसर मैग्नीशियम है, जिंक भी हो सकता है। जो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं तो वही इस कैथोडिक प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो मेटल हमने लिया है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये तो काम करता है एनोड का, और ये जो पाइप है ये कैथोड बन जाता है, इसीलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है एंटी रस्ट सोल्यूशन। कुछ एंटी रस्ट सोल्यूशन जो है ये इंजन के पार्ट्स में जनरली लगाए जाते हैं जिनको पेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अल्कलाइन फास्फेट या अल्कलाइन क्रोमेट्स होते हैं। अल्कलाइन में बेसिकली क्या होता है, OH नेगेटिव होता है जो वाटर से H पॉजिटिव को क्या करता है, रिमूव करता है। तो आपने थ्योरी में समझा था कि वाटर के H पॉजिटिव ही रस्टिंग की शुरुआत करते हैं तो उसको रिमूव कर लेता है। और उसके अलावा ये एक इनसोल्यूबल लेयर भी बना लेता है जिससे क्या होता है, रस्टिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कोरोजन का पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारा आपको अच्छे से रीड कर लेना है।